नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। आज हम चर्चा करेंगे ऐसे सेगमेंट पर जहाँ पर आप बहुत आसानी से कम समय देकर अच्छे आउटपुट निकाल सकते हैं, जिसे हम लोग सामान्य हिंदी या कन्वेंशनल हिंदी के पाठ के नाम से जानते हैं। आरओ का एग्ज़ाम में भी कैलेंडर बहुत जल्दी आपके सामने आ जाएगा और सारी तिथियाँ कैलेंडर में जो भी एग्ज़ाम कराने वाला है आयोग वो आप देख पाएंगे। संभवतः ये मान के चलिएगा कि आपके पास अभी 3 से 4 महीने का जो समय 5 महीने का समय है, 3, 4, 5 मतलब मेरा तात्पर्य कहने का 4 से 5 महीने का जो समय है, अगर आपके ड्रीम, आपका विज़न, आपका एम अगर क्लियर है, तो आपकी स्ट्रेटेजी भी आपकी बेस्ट होनी चाहिए। और स्ट्रेटेजी का मतलब ये है कि आपको हिंदी पढ़ना है, लेकिन कैसे पढ़ना है? आप कहाँ से अच्छी सक्से नंबर लेके आ सकते हैं जिससे कि आपकी सफलता मिल जाए। तो आज उस सेगमेंट पे चर्चा करेंगे जो एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, जिसका नाम मैं कह सकता हूँ कि हिंदी का प्री और मेंस की कैसे रेडी करें जिससे आरओ की जो है आसानी हो जाए। तो सबसे पहली चुनौती हमारे सामने बन जाती है कि ऐसा हिंदी के बारे में ही क्यों सोच रहे हैं? या हिंदी का वेटेज कैसा है? हिंदी को कितनी आसानी से किस किताब से, किस स्ट्रेटेजी से, किस मैनेजमेंट से जो टाइमिंग शेड्यूल सेट करके आप इसको अच्छे नंबर लेके आ सकते हैं, सारी चर्चा करेंगे। यदि आपने अभी तक हमारा एलबी ये जो बैच चल रहा है आरओ को अगर आपने ज्वाइन नहीं किया गया, आपका ड्रीम क्लियर है, आप कहीं भी ज्वाइन कर चुके हैं या अपने जीवन में सपना आपने ड्रीम सोचा है कि आरओ बनना है, तो उसकी दशा में आपकी डायरेक्शन कैसी है, आपका रिवीजन कैसे हो पाता है, आपका बेसिक कैसा है, इन सब के लिए जो बच्चा इस बार कहा जा सकता है कि एग्जाम ने या ईश्वर ने या किसी भी चीज़ ने आपको एक मौका दिया है। आरओ का पेपर आपने इस बार देखा होगा, किस प्रकार का ट्रेडिशनल पेपर था, मैंने उसकी एक वीडियो भी बनाई कि कहाँ से पेपर आ रहा है। ये सारी सेगमेंट मैं आपके लिए लेके आ रहा हूँ। यदि आप इस बार यूपीपीसीएस आरओ की डीप स्ट्रेटेजी नहीं करेंगे, चाहे यूपीपीसीएस का एग्जाम दे रहे हैं, चाहे आरओ का एग्जाम दे रहे हैं, या आप यहाँ पर बेस्ट रिसोर्स को फॉलो नहीं करेंगे, कंसेप्ट क्लियर स्टडी नहीं करेंगे आप लोग और उसको बेस्ट तरीके से रिविजन नहीं करेंगे और उसी पर मल्टीपल टेस्ट नहीं लगाएंगे, इसका मतलब आप तैयारी नहीं कर रहे हैं, सिर्फ एक फॉर्मेलिटी कर रहे हैं। तो आपको इस बार पेपर को देखकर आपके ट्रेंड को नए चेंजिंग स्ट्रेटेजी से फॉलो करना पड़ेगा। इसलिए डीप में स्ट्रेटेजी, कंसेप्ट क्लियर स्ट्रेटेजी या फिर बेस्ट रिसोर्स के सापेक्ष में उस रिसोर्स में किताबें, दोस्त या माहौल या आपकी मेंटोर या कोचिंग ये सब पार्टिसिपेट कर सकती हैं। और आपके पास रिवीजन करना, अगर एग्जाम 3, 4, 5 महीने जब भी बाद होगा, अगर कब तक पूरा सिलेबस पढ़ने के बाद 3 से 4 बार अगर आप रिवीजन नहीं कर पाएंगे, तो मान लीजिएगा कि आरओ तुम्हारे लिए नहीं बना है। चर्चा कर लेते हैं ये सारी चीज़ें करने के लिए। आप यहाँ पर अभी आपने ज्वाइन नहीं किया तो 899 में आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। फिर इसकी जो इसको हम बैच को क्लोज कर रहे हैं और उसके बाद इस बैच में एडमिशन नहीं होंगे। इसमें आपकी प्री का जीएस, मेंस का जीएस, प्री की हिंदी, मेंस की हिंदी और साथ में इसका एस्से। और यदि आप ज्वाइन अभी भी करते हैं तो आपको यहाँ पर टेस्ट सीरीज मिल जाएगी। ये सारी सुविधाएं इसमें मिल रही हैं। तो यहाँ पर एलबी लर्निंग एप्लीकेशन पर जाना है। कोर्स में जैसे ही आप जाएंगे तो आपको ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा। आप यहाँ पर इसको ज्वाइन कर सकते हैं। ये रहा आपका आरओ का। अगर आप पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो इसको ज्वाइन कर सकते हैं। दोनों की साथ तैयारी करना चाहते हैं तो कॉम्बो के साथ जा सकते हैं। यदि ओनली ऐसे ऐसे पढ़ना है तो आप यहाँ जा सकते हैं। यदि आपको एनसीईआरटी तैयार करना है तो आप इसके साथ भी जा सकते हैं, क्योंकि आरओ के लिए बेसिक से करना भी काफ़ी ज़रूरी है। चलिए चर्चा कर लेते हैं कि मार्केट में ये सारी बहुत सारी किताबें आपको दिखाई देती होंगी। आदित्य पब्लिकेशन है या फिर एस कुमार है या फिर डिफरेंट डिफरेंट तरीके से घटना चक्र है, घटनासार है या डिकोड एग्जाम है, अलग अलग किताबें आपको यहाँ पर दिखाई देती होंगी। मन आपका विचलित है कि करें तो करें क्या। पहले हिंदी का वो आधार समझ लेते हैं कि हिंदी को हमें कैसे पढ़ना चाहिए। जैसा कि आप ये समझ लेते हैं कि यूपी पीसीएस या यूपी पीएससी आयोग जो है, यहाँ पर आरओ का जो एग्जाम कराता है, जीएस की जो प्रीलिम्स का आधार है, इसमें 140 क्वेश्चन, इसमें बताने की रिक्वायरमेंट नहीं है। 140 मार्क्स में 120 मिनट में देना होता है। ऐसे ही अगर हम पहले पॉइंट की तरफ जाते तो हिंदी का वेटेज कहाँ रहा, ये रहा जनरल हिंदी। 60 क्वेश्चन है 60 नंबर में और 60 मिनट में आपको करने हैं। यानी आप समझ सकते हैं कि प्रीलिम्स में 60 नंबर का आपका वेटेज है। चुनौती यहाँ से नहीं है, चुनौती अभी समझ में आ जाएगा कि हिंदी हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है। अगर हम मेंस के सापेक्ष में देखेंगे तो आपको दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पर जीएस का जो पार्ट ऑब्जेक्टिव है, ये आपको यहाँ पर 120 नंबर में 120 मार्क्स में 2 घंटे में करना होता है। ये जीएस का पार्ट है। लेकिन जैसे ही हम हिंदी में आते हैं तो आप ये देख पा रहे होंगे, एक हिंदी का कन्वेंशनल पार्ट है और एक हिंदी का बेसिक वोकेबलरी पार्ट, जो कि प्रीलिम्स में भी जो 6 टॉपिक है उसमें से 5 टॉपिक निकाल के यहाँ पे आता है। ये रहा आपके पास एक प्रकार से 60 मार्क्स का और यहाँ पर आपको देखने को 30 क्वेश्चन मिलते हैं। चलो डिपेंड रहा, अगर हम समझेंगे मेंस में कहाँ रोल है, बोलेंगे सर मेंस में 60 नंबर में 60 मार्क्स में इसका रोल है। मेंस प्री में, और अगर हम मेंस में जाते हैं तो यहाँ पर आप कह सकते हैं 100 नंबर ये रहा और ये 160 ये रहा। यानी आप कह सकते हैं कि मेंस में हिंदी में 160 नंबर का रोल है। ये अभी तक आपने समझा है। मैं इसको एक इंटरलिंक करने की कैपेबिलिटी के साथ में डिफाइन करने का प्रयास कर रहा हूँ। अगर आप प्रीलिम्स की कट ऑफ निकालने का प्रयास करें
तो प्रीलिम्स की कट ऑफ अगर हम 2021 के सापेक्ष में देखें तो 122 मार्क्स थी। यहाँ पर ओबीसी भी बराबर थी, एससी भी 105 थी, 84 एसटी की, और यहाँ लास्ट में इतना था। आप ये बताइएगा, अगर प्री क्वालिफाई करना है तो यहाँ पर जीएस में आपके, और यहाँ पर आपके पास हिंदी में, आप सबसे अधिक नंबर परसेंटेज में कहाँ लेके आएंगे? अगर 60 क्वेश्चन है तो कोशिश करते हैं हम हमेशा 55 सही हो जाए, लेकिन यहाँ 140 क्वेश्चन है तो हम कोशिश करते हैं किसी भी तरीके से 75 से लेकर 80 या 85 क्वेश्चन आए। तो परसेंटेज कहाँ ज़्यादा है बोलेंगे? यहाँ ज़्यादा है, यहाँ ज़्यादा है, क्योंकि ये एक 6 टॉपिक वो मार्क है, वहीं से क्वेश्चन आएंगे, वहीं का कुछ एरिया होगा। तो यानी सबसे पहला प्रीलिम्स क्वालिफाई करने के लिए जीएस तो होना ही चाहिए, लेकिन जीएस के साथ सबसे बेहतरीन चीज़ क्या है कि हिंदी में अगर आपके नंबर यहाँ पर 45 के आसपास आते हैं, इसका मतलब आप प्रीलिम्स क्वालिफाई करने में आपको डिफिकल्ट टास्क होगा जीएस को खेलने में। आप कितना ही जीएस पढ़ लीजिएगा, 80 85 90 क्वेश्चन आपने सही कर लिए तो आप सही भूमिका में हैं। यानी आप समझ पा रहे होंगे कि कट ऑफ क्वालिफाई करने के लिए हिंदी की सबसे पहली जिम्मेदारी क्या है। प्रीलिम्स में हिंदी का महत्वपूर्ण रोल है, क्वालिफाई भी करती है और आपके नंबर भी अच्छे क्वांटिंग के आते हैं। अच्छा, इसी को अगर आगे आगे लेके चलते हैं तो ये रहा आपके पास मेंस का एरिया। जैसे आप जान सकते हैं कि मेंस में एक जीएस का पार्ट है, एक हिंदी का पार्ट है और एक एसए का पार्ट है। आप 120 में से और यहाँ 120 में से आप कोशिश करिएगा कि मान लीजिएगा यहाँ 265 से 270 एक आसपास है, तो हम इसको एक प्रकार से 280 मान लेते हैं। कितने में से बोलेंगे? सर ये 400 का है, क्योंकि हिंदी कितने की? 160 की है। तो यानी आपके टारगेट ये है कि अगर 400 में से 280 लेके आने, आप 120 में से कितने सही कर सकते हैं? जब 140 में से वहां पर 80 85 90 सही कर रहे थे, तो आप यहाँ 70 मान सकते हैं, 70 क्वेश्चन 70 नंबर के। अच्छा ठीक है, यहाँ ऐसे में आप कितने लेके आ सकते हैं? बोलेंगे सर कितनी ही कोशिश कर लीजिएगा, 80 85 नंबर आ जाए, तो यानी 80 85 नंबर आ जाए तो बहुत अच्छी भूमिका में। यानी आप ये मान के चलिएगा 70 क्वेश्चन यहाँ, 80 क्वेश्चन यहाँ, तो कुल मिलाकर 150 को आप यहाँ पर कर पा रहे हैं। अगर घटाएंगे तो कितना होगा? 130 हो गया। सर ये क्या है? 130 कहाँ से लाएंगे अब? यानी यहाँ पर आप कितनी कोशिश कर लीजिएगा, हट से 80 लेके आ सकते हैं, या कितनी कोशिश कर लीजिएगा 90 हाईएस्ट लेके चले जाएंगे। अब जिम्मेदारी क्या है सर? ये जो 130 बचे हुए हैं कहाँ से लेके आएंगे? 160 में से। परसेंटेज कहाँ ज़्यादा हुआ? यहाँ पे हुआ। तो यानी आप अभी तक ये समझ पाए होंगे कि हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पर आप प्रीलिम्स में भी काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका में उसको अगर अच्छे से तैयार कर लेंगे तो आपको प्रीलिम्स क्वालिफाई करा देगा। यदि मेंस में अच्छे से दोनों खंडों को अच्छे से रेडी कर लेंगे तो आपको आराम से क्वालिफाई, क्योंकि इसमें इंटरव्यू होता नहीं है, बहुत आसान स्ट्रक्चर है। प्रीलिम्स होगा, मेंस होगा, कहानी खत्म। जो टाइपिंग वाले होंगे उनकी टाइपिंग हो जाएगी। तो यदि आपका सपना क्लियर है, आपका विजन क्लियर है, तो आपको यहाँ पर इन सब की एक स्ट्रेटेजी फॉलो करनी पड़ेगी। स्ट्रेटेजी क्या फॉलो करनी पड़ेगी, इसको समझिएगा पहले। देखिएगा, अगर पहली बात तो ये है, आप हिंदी की तैयारी करने का मतलब ये रहा कि हिंदी की कंप्लीट तैयारी साथ में करिएगा। प्री की मेंस की कोई अलग से तैयारी नहीं होती, हिंदी की एक साथ तैयारी होती है। जैसे जीएस वन टाइम के लिए आप कितनी कोशिश कर लेंगे? यहाँ मान लेते हैं कि आपने 80 क्वेश्चन सही कर लिए। यहाँ जीएस में 120 में से आप कह सकते हैं कि लगभग 70 क्वेश्चन आपने सही कर लिए। तो 70 नंबर के यहाँ दोनों में मिला के 80 क्वेश्चन सही कर लिए। लेकिन मेंस कितने का हो? 400 का। तो प्रीलिम्स क्वालिफाई करना है और मेंस में मेरिट बनेगी। तो आप ये बताइएगा, यहाँ आपको 10 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, यहाँ भी 10 मिलेंगे, सबके 10-10 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, यहाँ सबके 5-5 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। एक क्वेश्चन 2 नंबर का है, तो आप ये कह सकते हैं कि ये, और आधार अगर हम देखेंगे तो इस एरिया में क्या अंतर है? इसमें एक पर्यायवाची जो यहाँ पर टॉपिक है वो यहाँ पर नहीं है बस। तो यानी ये हिंदी जो प्रीलिम्स की है और ये मेंस की हिंदी है, दोनों आपस में सेम हो गई, कोई अंतराल देखने को नहीं मिला हमें। अच्छा ठीक है, उसके बाद अगर हम ये देखते हैं सर, अगर यहाँ एक टॉपिक ज़्यादा है तो इधर एक टॉपिक ऐड हो गया, जिसको हम लोग यहाँ पर मुहावरे कह सकते हैं, तो कोई अंतराल नहीं हुआ। यानी हिंदी के 2 पार्ट आ रहे हैं, एक बेसिक हिंदी का जिसको वोकेबलरी पार्ट कह सकते हैं, वो आपके 6 टॉपिक प्रीलिम्स में और 6 ही आपके क्या है मेंस में। हालांकि जो पर्यायवाची टॉपिक है कहीं ना कहीं विलोम शब्द में, क्योंकि विलोम शब्द में, पर्यायवाची शब्द में सारी शब्दावली तो है ये, तो पर्यायवाची भी कहीं ना कहीं इंटरलिंक तो होगा, लेकिन डायरेक्टली वे में कहा जा सकता है कि यहाँ 6 टॉपिक, यहाँ 5 टॉपिक, और साथ में यहाँ भी 6 हो गए, क्योंकि यहाँ मुहावरा ऐड हो गया जो कि वोकेबलरी का ही पार्ट है। तो वोकेबलरी के कितने टॉपिक हुए? प्रीलिम्स में भी 6 और मेंस में भी 6 हो गए। अच्छा, अंतराल कहाँ हुआ? जो कन्वेंशनल पार्ट है, कन्वेंशनल पार्ट में अगर देखा जाए तो ये आपके 100 नंबर में आपको यहाँ पर, ये पेपर क्या है? ऑब्जेक्टिव है। ये पेपर भी क्या है? ऑब्जेक्टिव है। यहाँ पर आपको 1 घंटा मिलेगा, यहाँ पर आपको 30 मिनट मिलेंगे। देखिएगा, इस पर टिक करना है, 30 क्वेश्चनों को टिक करना है। लेकिन ये जो पार्ट है ये क्या है? रिटन बेस्ड फॉर्मेट पार्ट है, यहाँ आपको 2.5 घंटा मिलेगा। कुल मिला के 3 घंटे का हिंदी का पेपर होगा, 3 घंटे का एसए का पेपर होगा, 2 घंटे का आपका जीएस का पेपर होगा। ये सिनेरियो है। अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर जो पूछता है 100 नंबर में, वो 5 बातें आपसे पूछता है।
5 बातें कौन-कौन सी पूछता है? एक गद्यांश पूछता है, एक सारणी स्वरूप पूछता है, एक पत्राचार पूछता है, एक शब्दावली पूछता है और एक यहाँ पर कंप्यूटर पूछता है। ये जो शब्दावली है, इस शब्दावली के 3 खंड हैं। कुछ आपको 5 वर्ड देगा, आपके हिंदी में, इंग्लिश में ट्रांसलेट कराएगा। 5 वर्ड देगा आपको इंग्लिश में, हिंदी में ट्रांसलेट कराएगा और 5 वर्ड देगा आपको यहाँ से मुहावरे, उन मुहावरों को लिखवाएगा। यानी इसको भी सब्जेक्टिव फॉर्मेट में आपको लिखना है। कैसे देगा इसकी मैं थोड़ा-सा आपके सामने एक थीम बनाने का प्रयास करता हूँ, जैसे ये वाले शब्द आपको दिखाई दे रहे होंगे, जो लास्ट ईयर के पेपर से मैंने निकाले गए हैं। देखिए यहाँ पर 5 शब्द है, अनुस्मारक, ये जो शब्द होते हैं, ये प्रशासनिक शब्द होते हैं, ये व्यावसायिक शब्द होते हैं जो कि हर किसी कह सकते हैं व्यक्ति के दिमाग में होने चाहिए। ऐसे ही यहाँ पर ये 5 वर्ड देगा, आपसे लिखाएगा। तो ये आप ये इस प्रकार से एक फ़िल्म बना पा रहे होंगे कि हमें हिंदी को रेडी करना है, तो हिंदी में अंतराल कहाँ हुआ? ये दोनों सेम लेके चलेंगे। और ये जो हिंदी का पार्ट है कि गद्यांश, आपके सामने एक मैं आपको बहुत आसान तरीका बताने का प्रयास भी करूँगा। ऐसा कोई गद्यांश लिख के देगा, पैसेज लिख के देगा। इस पैसेज से 3 बातें आपसे पूछ लेता है। वो 3 बातें कौन-कौन सी पहले उसको भी समझ लेते हैं। आपसे या तो कह सकते हैं कि यहाँ से शीर्षक पूछेगा या यहाँ पे सारांश पूछेगा, देखिएगा, और उसके बाद यहाँ से व्याख्या कराएगा। अगर हम देखें तो ये जो टॉपिक है पहला वाला, ये आपको 21 नंबर में देखने को मिलता है। 3 नंबर में आपके पास शीर्षक, अगर आपने इस पूरी चीज़ों को पढ़कर एक कंपाइलेशन जैसे कोई फ़िल्म देखते हैं, उस फ़िल्म का एक टाइटल क्या होना चाहिए, एक नाम क्या होना चाहिए, इसे हम शीर्षक कह सकते हैं, किसी पिक्चर का, कहानी का नाम देखिएगा। यानी एक प्रकार से 3 नंबर में, बस छाँटने में। दूसरा सारांश का मतलब एग्ज़ाम्पल बेस पे अगर हम बात कर सकते हैं, तो ये एक गद्यांश के बीच में उसका सार क्या है, ये आपसे पूछ लेता है। और तीसरी क्या है, जो भी कुछ ऐसी अंडरलाइन करके वर्ड दिया जाता है, एक प्रकार से उनका आपसे व्याख्या कराता है, इनका अर्थ क्या है, मीन्स क्या है। तो ये 6 नंबर में होता है और ये 12 नंबर में होता है। कुल मिला के मैं कह सकता हूँ कि ये जो पहला टॉपिक आपको दिखाई दे रहा होगा, जो मैंने यहाँ पर आपको दिखाया था हिंदी का, ये आपके सामने ये जो गद्यांश है, ये आपको यहाँ पर 21 नंबर में देखने को मिल रहा होगा। आपके दिमाग में एक पिक्चर सेट हो गई कि गद्यांश एक ऐसा सिनेरियो है जो 3 बातें पूछकर आपसे 21 नंबर, अब आपकी चुनौती क्या है, सारी बातें करेंगे। कैसे-कैसे पैसेज को मार्क करते हैं, अंडरलाइन कैसे करते हैं, पैसेज सारांश कैसे निकालते हैं, शीर्षक कैसे निकालते हैं या उसकी व्याख्या कैसे करते हैं, यही तो स्ट्रक्चर है, देखिएगा। दूसरा पॉइंट बनता है सारणी स्वरूप। आपके सामने यहाँ पर कोई पैसेज दिया जाएगा, उसकी सारणी लिखवा जाएगा। सारणी में 4-5 बातें मुख्यतः होती हैं। भेजने वाले का नाम, प्राप्त करने वाले का पता, दिनांक, क्रमांक संख्या, कुछ विशेष प्रारूप अगर तुम्हारे दिमाग में सेट हो जाए, आप उसको आसानी से टैकल कर सकते हैं। तो यानी ये जो देखा जाए, ये आपके 15 नंबर में होता है। जैसे ही पत्राचार पे आते हैं, तो पत्राचार की भूमिका में जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे, तो पत्राचार की भावनाओं को देखो मैंने डिफाइन कर रखा है। यहाँ पर शीर्षक पूछता है और यहाँ पर सारांश पूछता है और स्पष्टीकरण व्याख्या, यानी 21 नंबर में आपसे। दूसरा पत्र क्या है, कोई सरकारी पत्र देगा, उसका सारणी स्वरूप पूछेगा, कैसे उसको सारणी में डिजाइन किया जाए। अगर आपने इसको समझ लिया तो एक क्लास में पूरी चीजें कवर हो जाएंगी। बात आता है पत्राचार। पत्राचार के पीछे शासकीय, अशासकीय, आदेश, ज्ञप्ति, विज्ञप्ति, प्रतिवेदन, डिफरेंट डिफरेंट प्रकार की जितनी भी चीज़ें होती हैं, कहाँ से बेचते हैं, क्या उसकी विशेषता है, क्या उनके महत्व है, कहाँ से गंतव्य स्थान है, कहाँ से उसका उद्गम स्थान है, क्या इसकी भाषा शैली होती है, क्या इसकी एक प्रकार से विषय वस्तु होती है, ये पहले सब कुछ समझ लेना चाहिए। समझने के बाद उसका प्रयास करना चाहिए कि उसकी फ्रेमिंग करने का। तो यहीं से कुल मिला के ये आपको एक किसी भी खंड में अगर देखा जाए तो एक ऐसे आपको एक टाइटल दिया जाएगा और उससे फिर आपसे लिखवाया जाएगा। ये 24 नंबर का होता है। तो ये हुआ, ये 21 में, ये 15 में, 24 में। नेक्स्ट जैसे चलेंगे नंबर 4 पे, तो ये होती है आपकी वोकैबुलरी। इसमें सिर्फ 5 शब्द हिंदी के, 5 शब्द इंग्लिश के और 5 शब्द इसमें मुहावरे होते हैं। यानी कुल मिला के 30 नंबरों की वाणिज्य और प्रशासनिक शब्दावली होती है। और 10 नंबर का इसमें क्या होता है, कंप्यूटर ज्ञान, ये भी आपको लिखना होता है। कुल मिला के ये कन्वेंशनल जो पार्ट है वो लेखन शैली का, लिखने का पार्ट है। अब आप ही तय करो कि यदि हमें किसी विषय पर पकड़ बनानी है तो उसके 2 आधार होते हैं। एक आधार क्या है, बेसिक, एक आधार क्या है उसका एडवांस, और एक आधार में हमेशा इन पॉइंट को इसलिए बोलता हूं रिवीजन करना। बेसिक का मतलब आप पहले ये समझोगे कि सारणी स्वरूप कैसे बनाते हैं। आप ये समझोगे सारणी स्वरूप का स्ट्रक्चर क्या होता है। आप ये समझो कि पत्राचार में, सरकारी में, अर्थसरकारी में, शासकीय में, अर्थशासकीय में, कार्यालय ज्ञापन में, ज्ञाप में, परिपत्र में, विज्ञप्ति में, टिप्पणी में, रिपोर्ट में, अनुस्मारक पत्र में डिफरेंट डिफरेंट क्या होते हैं, क्या विशेषताएं होती हैं। जब आप सब कुछ रेडी कर लोगे तो आपके दिमाग में एक कंसेप्ट बिल्ड हो जाएगा। फिर क्या करोगे, फिर ये स्ट्रक्चर करोगे कि साहब अभी एडवांस लेवल पर अभी तक जितने भी पीवाईक्यू का मतलब ये रहा, जितने भी क्वेश्चन एग्जाम में आरओ के या पीसीएस में आए हुए हैं किसी इस हिंदी के खंड को लेकर, आप उनको 1 to 1 करके 10 साल का अभ्यास करोगे।
इससे क्या हो जाएगा, आपने जो यहाँ पढ़ा है, जो इसको देखा है, इसको इम्प्लीमेंट करेंगे आप। उसके बाद कुछ एडवांस चीज़ों की रिवीजन करने का मतलब है कि ऐसे कुछ शब्दावली, ऐसे कोई यहाँ पर गद्यांश या ऐसी कोई चीज़ें जिनका आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो हिंदी के 100 नंबर प्राप्त करना आसान काम है, लेकिन डायरेक्शन आपकी बेस्ट होनी चाहिए। अब रही बात कि सर ये स्ट्रक्चर है जिस पे हम हिंदी पे पकड़ बना सकते हैं। अब आपके पास 2 रास्ते हैं। तो 2 रास्ते का मतलब ये रहा, एक पार्ट तो है बेसिक पार्ट जिसको वोकैब कह सकते हैं। तो वोकैब के लिए मार्केट में बहुत सारी किताबें हैं, लेकिन इस किताबों से ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये, जैसे मान लीजिए विलोम शब्द है। विलोम शब्द कम से कम 500-700 की लिस्टिंग अगर आपको मिल जाए कि ये ऐसे विलोम शब्द हैं जहां एग्जाम के लिए काफ़ी सफिशिएंट है। अब आने का पूछेगा जाना, सबको पता है, ऐसे प्रश्नों का अभ्यास करोगे, रिवीजन करोगे, पढ़ोगे, ये नहीं आने वाले। तो डिपेंड क्या करता है कि पहले किसी एक टॉपिक पर, जो कि 6 टॉपिक हैं, किसी एक टॉपिक पर हम पहले इंपॉर्टेंट टॉपिकों को अभ्यास कर लें। इस अभ्यास के साथ जो लास्ट ईयर के पीवाईक्यू हैं, उनका हम आपस में एक मंथन कर लें, यानी चिंतन कर लें। ऊपर से कितने क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि और एडवांस लेवल पर बन सकते हैं, उनका एक रिवीजन कर लें, उनका एक टेस्ट लगा लें। यानी एक टॉपिक पर इतनी फिल्म को अगर बन जाते हैं तो ये मान के चलिएगा आप उसमें कंसाइज में नोट्स बना पाएंगे। मान लीजिएगा आपने 1000 वर्ड पढ़े हैं, 1000 में से 100 वर्ड, 300 वर्ड पहली बारी में ऐसे होंगे जो पहली बार देख रहे होंगे, उसके मार्क करके अंडरलाइन करके लिख लीजिएगा। दूसरी बार पढ़ेंगे तो 100 वर्ड बचेंगे, तीसरी बार बचेंगे तो 50 वर्ड बढ़ेंगे, एग्जाम देने जाओगे तो फिर वो कम ही वर्ड बनेंगे। तो यानी ये तो रही वोकैब की ताकत, जो किसी भी स्ट्रक्चर से आप यहाँ पर कर सकते हैं। लेकिन कौन सी किताब बेस्ट है, ये सारी किताबें आपको बेस्ट दिखाई दे रही होंगी, चाहे आदित्य पब्लिकेशन की हो, चाहे घटना चक्र की हो, चाहे एस कुमार की हो। किसी भी किताब को आप यहाँ से एस कुमार किसी की उठा सकते हैं। लास्ट ईयर के पेपर हर किसी इंसान ने वही छापा होगा जो एग्जाम में आए होंगे, देखिएगा। इसलिए इन किताबों में से सारी बेस्ट किताबें, किसी एक किताब को मानक मानकर आप लास्ट ईयर के क्वेश्चनों को एक बार उनका फ्रेमिंग कर लीजिएगा, पहली बात। दूसरी बात, कुछ टॉपिक पर टॉपिक वाइज करके एक लिस्टिंग करना हिंदी का भी, क्योंकि हिंदी को इग्नोर क्यों नहीं करना है। 60 नंबर, 160 नंबर, 220 नंबर का, यानी मैं कह सकता हूं कि 600 में से 220 नंबर आप अगर इवेलुएट करेंगे तो लगभग 35-36% के आसपास बन जाएगा, जो कि काफ़ी अच्छा वेटेज है। यानी 100 में से 35-36% भूमिका सिर्फ और अकेली हिंदी की, और बाकी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी, बहुत लंबा ब्रह्मास्त्र बना हुआ है। ये तो ये रही इसमें। लेकिन अगर आप जाते हैं सेकंड, जहां पर 100 नंबर मेंस में आप सफल होना चाहते हैं, तो इस 100 नंबर में आपको किसी के साथ भी जुड़कर कंसेप्ट को समझना पड़ेगा। आप कोई सी किताब को फॉलो कर लीजिएगा, चाहे आप एस कुमार की किताब को भी आप परचेज करके, इसमें बहुत सारे ऐसे चीज़ों को देख रखा है, इसको फॉलो कर सकते हैं। घटना चक्र को कर सकते हैं। तो यानी किसी भी एक किताब को आप यहाँ सर फॉलो कर लो, यानी कोई भी किताब बेकार नहीं है, सारी किताबें बेस्ट हैं, सबका कंटेंट बेस्ट है। अंतर क्या है? अंतर यह है कि आप उसकी भाषा लोग कैसे समझ पाते हैं। लेकिन इससे पहले जरूरी क्या है, किताब तो लक्ष्मीकांत भी है ना, किताब तो स्पेक्ट्रम भी है ना, किताबें तो शहरी है ना, फिर भी मार्केट में। फिर भी हमें मेंटोर की डायरेक्शन की आवश्यकता क्यों होती है, कि हमें एग्जाम ओरिएंटेड और उन चीज़ों को हमारे उस हिसाब समझा सके जिसे दिमाग में वो चीज़ें फिट हो जाए। इसीलिए आप अगर आपको चाहते हैं, देखिएगा, इस 100 नंबर ये सबसे महत्वपूर्ण भूमिका में मेंस में अदा करेंगे, क्योंकि अगर जहाँ पर 280 नंबर की मेरिट जा रही हो, उसमें से 100 नंबर का कन्वेंशनल पार्ट और यहाँ पर 160 नंबर का, 60 नंबर का ही है। यानी 160 में से अगर आप 150 मार देंगे, 145 मार देंगे, तो यानी जो 240 में से, 280 में से आधे नंबर तो यहीं से आ गए। तो हिंदी का मेंस में वेटेज कितना हुआ? 50%। तो ये एक जर्नी है। इस जर्नी के लिए आपको यहाँ पर इस किताब में से किसी भी एक किताब को अगर कहा जाए तो इस वाली किताब को परचेज कर सकते हैं, सामान्य हिंदी और पत्र लेखन का प्रयास कर रखा है समझने के लिए। लेकिन आधार को समझने के लिए कुछ ऐसी शब्दावली का प्रयोग करना चाहिए जिससे कि आप यहाँ पर सारणी स्वरूप समझ जाएं। एक क्लास में 1 से 2 घंटे क्लास में आराम समझ सकते हैं। ऐसे ही पत्राचार, आधिकारिक पत्र, ये सारी चीज़ समझ जाएं। ये जो वर्ड है, ये सारा वोकैब का वर्ड है। तो यानी कम से कम जैसे कुछ हिंदी के, इंग्लिश के कुछ मिला के 250-300-400 वर्ड ऐसे हो जाएं जो कि एग्जाम की दृष्टि से बार बार रिपीट हो जाते हैं। जैसे बहुत सारे ऐसे प्रशासनिक वर्ड हैं जो कहीं ना कहीं आपको आगे देखने को मिलेंगे। इसके अलावा व्यावसायिक वर्ड हैं जो आपको देखने को मिलेंगे। उनकी लिस्टिंग करके उन पर प्रयास कर ली जाए, उनकी अंडरलाइन कर ली जाए, उनकी स्पेलिंग मिस्टेक ना हो, उनको एक बार बार करके रिविजन कर ली जाए, उनका टेस्ट लगा लिया जाए, तो हिंदी बेस्ट होगी नहीं होगी। तो हिंदी के लिए अगर आप ये कह सकते हैं कि सबसे पहले आप कोशिश करिएगा कि एक पीवाईक्यू क्वेश्चन ले लें और पीवाईक्यू के साथ एक एडवांस किताब ले लें। इससे क्या होगा कि 2 किताबें आपके सामने मिल जाएंगी, तो क्या होगा, आप आसानी से चीज़ें कर पाएंगे। अगर मैं कहूँगा पीवाईक्यू के लिए तो आप घटना चक्र को फॉलो कर लीजिएगा, ये बेस्ट है। आप इससे काफ़ी चीज़ें, लास्ट ईयर की चीज़ों को समझ पाएंगे। मार्केट में आर हिंदी को लेकर ये किताब मार्केट में है, चाहे पत्राचार को लेकर या सामान्य हिंदी को लेकर। और पत्र लेखन के लिए यहाँ पर एस कुमार की या इन किताबों को लेटेस्ट में वर्तमान में DYSP हैं, पहले लोक सेवा विभाग में ये भी एक प्रकार से आरओ थे। और
या कहा जा सकता है तो मेरे अच्छे परिचित भी हैं, क्योंकि कई बार घर पे भी आए हुए हैं और मुझे जानते भी हैं, मेरे अच्छे ब्रदर की तरह मुझसे ट्रीटमेंट करते हैं। तो मैं इसलिए नहीं कह रहा कि वो मुझे जानते हैं, मेरे भाई हैं या ऐसा कुछ मैं बोल रहा हूँ। ये दूसरी स्थिति है, क्योंकि जहाँ का मैं मूल निवासी हूँ वहाँ पर ये कह सकते हैं डिप्टी एसपी की ट्रेनिंग होती है, तो मेरे आस-पास मेरा घर बिल्कुल जस्ट बराबर में। तो ये गतिविधि नहीं कहना चाहता, लेकिन फिर भी बता रहा हूँ कि आप इसमें अच्छा कंटेंट दिया गया है, इसलिए इसको फ़ॉलो कर सकते हैं। बात रही यदि आपको लगता है कि हिंदी का एक स्पेशल चीज़ें आपको मेरे साथ चाहिए, क्योंकि इस बार का पेपर देख के आपको लगा होगा, चाहे हिंदी का पेपर हो, चाहे वो जीएस का पेपर हो, सबको डिस्ट्रीब्यूट कर रखा होगा बिल्कुल अलग-अलग तरीके से। तो आपके दिमाग में सारी चीज़ें अलग-अलग तरीके से बन रही होंगी। तो मैं ये कह सकता हूँ कि विलोम शब्द पर्यायवाची चीज़ों को समझने के लिए यहाँ पर इसके साथ अगर तुम्हें स्पेशल चीज़ें चाहिए, तो उसके लिए नीचे दिए गए नंबर पर कमेंट करिएगा। और साथ में यदि आप चाहते हैं कि हमारे इस बैच के साथ जुड़ना, तो आरओ का प्री कम मेंस का कंप्लीट बैच चल रहा है। इसके साथ आप जाकर अपनी जर्नी को भी रेडी कर सकते हैं। तो यहाँ से मैं ये कहना चाह रहा था कि ये इस बैच के साथ जाकर अपनी जर्नी को रेडी करें, और ये बहुत मिनिमम फीस में, सोचिएगा, आपको जीएस प्री का, मेंस का मिल रहा है, ऐसे मिल रहा है, हिंदी का वो पार्ट जो कि प्रैक्टिस कर रहा है। तो आपको पहले कंसेप्ट समझना है, उसके बाद प्रैक्टिस करनी है, फिर पीवाईक्यू भी देखने हैं आपको। तो इससे काफ़ी आसान है, फिर आपको टेस्ट ही मिल रहे हैं। तो यदि आप इस बैच को ज्वाइन करते हैं तो यहाँ 899 में अभी आपको मिल जाएगा, जहाँ पर टेस्ट भी मिल रहे हैं, जीएस भी मिल रही है, हिंदी भी मिल रही है। तो आज हमने ये समझा कि हिंदी को कैसे रेडी करें। आपके लिए एक सबसे रामबाण चीज़ लेके आ रहा हूँ, जो कि अगर आप तैयारी कर रहे हैं यूपी पीसीएस का, आरओ का, तो घटना चक्र मैं कह सकता हूँ ब्रह्मास्त्र है। क्यों ब्रह्मास्त्र है? इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं, देखिएगा। बिकॉज़ क्योंकि यहाँ से लगभग 30-40% रिपीट होते हैं या उनसे इंटरलिंक होकर क्वेश्चन दिए जाते हैं। 10 जून से सेशन को मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, इसके साथ भी आप जुड़िएगा शाम को 9 बजे से। और ये सेशन सबके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है, यहाँ पर नई शुरुआत हम लोग कर रहे हैं। और यदि इन सब चीज़ों के सापेक्ष में जुड़ेंगे तो आपको बहुत काफ़ी चीज़ें देखने को मिलेंगी। तो आज हमने समझा कि हिंदी की प्री और मेंस की तैयारी कैसे करें, और साथ में क्या उसकी स्ट्रेटजी होनी चाहिए और क्या आपको फॉलो करना है, ये हमने डिस्कशन करा। कैसी लगी चर्चा कमेंट करके बताइए, कमेंट करके। बाकी अगर आप ओनली हिंदी हिंदी पढ़ना चाहते हैं हमसे प्री और मेंस का, तो कमेंट करके आप नीचे के दिए गए नंबर पर भी आप मैसेज करिएगा। साथ में अगर आपको कंप्लीट आरओ को लेना है, तो आप इसको जाकर एलबी लर्निंग एप्लीकेशन पर जाइएगा, उसके साथ यहाँ पर जाके आज ही परचेज कर लें। इसमें सारी चीज़ें इन्वॉल्व हैं, और आप पीसीएस के लिए इसको कर लीजिएगा। यदि आप दोनों की तैयारी कर रहे हैं, उसके साथ इसको कर सकते हैं। और आपको हमसे ओनली ऐसे पढ़ना है, तो आप इसके साथ जा सकते हैं। और आरओ को पीसीएस के लिए एनसीईआरटी बहुत ज़रूरी है। इसके लिए भी हम यहाँ पर आ चुके हैं। मात्र ये आपको 999 में आपको ये मिल रहा 999 में आपको यहाँ पर मिल रहा है, 900 मिल रहा है। इसके साथ भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो कैसी लगी चर्चा, एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ऑल द बेस्ट, लव यू, बाय बाय, टेक केयर।